हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप हाल चाल बहुत बहुत बढ़िया होगा। चलिए भाई, लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे चलते हैं अपने चैप्टर में। और चलिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। कौन सा टॉपिक है? टॉपिक का नाम समरी ट्रायल्स। क्या नाम है? समरी ट्रायल्स है। और लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या किया था? लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या किया था सर? लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या किया था? प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंसेस। और उस प्रोसेस में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था समन्स क्या होते हैं सर, वारंट्स क्या होते हैं सर। वारंट में किसके बारे में बात करी थी? अरेस्ट वारंट के बारे में बात करी थी पहले। उसके बाद बात करी थी हम लोग ने प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट की बात करी थी। उसके बाद हम लोग ने एक और वारंट जो था उसका सर्च वारंट जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बात हम लोग ने करी थी। उसके अलग अलग प्रोविजंस के बारे में बात हम लोग ने कर ली थी। एंड आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपने वो रिवाइज कर लिया होगा और आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है आपका समरी ट्रायल्स है। क्या है? समरी ट्रायल्स मतलब जो कोर्ट के ट्रायल्स होते हैं, ठीक है, वो समराइज्ड मैनर में कोर्ट कभी कभी कंडक्ट करता है। कोई कोई ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसका ट्रायल्स कोर्ट समराइज मैनर में करता है। मतलब कैसे करता है समराइज? मतलब उनका जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है वैसा नहीं होता, छोटा प्रोसीजर होता है। ठीक है, फॉर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस, सो दैट केसेस को जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ करा जाए। ठीक है, तारीख पे तारीख ना हो, ऐसा काम होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं। कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं उसकी पूरी लिस्ट दी है कि कौन कौन से ऑफेंसेस का ट्रायल कोर्ट समराइज्ड मैनर में कर सकता है। मतलब जो नॉर्मल एक प्रोसीजर होते हैं उसको फॉलो ना करके छोटा प्रोसीजर फॉलो करके केस को जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करना होता है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे मैटर है सर जहाँ पे कोर्ट समरी ट्रायल्स को ऑप्ट कर सकता है? वो सब चीजें हम लोग को यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो समरी ट्रायल्स का मतलब क्या होता है? स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस। देखिए क्या लिखा है, समरी ट्रायल मींस, ये देखिए लिखा है स्पीडी डिस्पोजल। स्पीडी डिस्पोजल, ठीक है, जल्दी से जल्दी केस को क्या करा जाए? डिस्पोज ऑफ, मतलब खत्म किया जाए और फैसला दिया जाए। बाय समरी केसेस इज मेंट अ केस विच कैन बी ट्राइड एंड डिस्पोज्ड एट वंस। क्या भैया? एट वंस हो, कोई तारीख पे तारीख वाला खेल ना हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब समरी केस का मतलब क्या होता है? ऐसे केसेस होते हैं जिनका प्रोसीडिंग्स एंड ऑल जो होती है एक बार में खत्म होती है, इस पे ज्यादा तारीख से तारीख एंड ऑल नहीं होती। जनरली इट विल अप्लाई टू सच ऑफेंसेस, जनरली किस ऑफेंसेस पे अप्लाई होता है? इन सच ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 years। मतलब कौन से क्राइम्स के बारे में बात कर रहा है? उन ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहा है जिनकी सजा 3 साल से ज्यादा की नहीं है। मतलब अप टू 3 years की बात कर रहा है क्या? यस सर। मतलब ऐसे ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट बीएनएस में कितनी दी होगी? कितनी दी गई होगी? अप टू मैक्सिमम 3 years। अगर 3 साल से ज्यादा है तो वहां के लिए ज्यादा ये बात नहीं करता, ये मेनली बात करता है किसकी? जहाँ पे ऑफेंसेस की पनिशमेंट कितनी है? अप टू 3 years। अप टू 3 years, तो एक पॉइंट तो हमारे माइंड में क्लियर हो गया कि वो ऑफेंसेस का ट्रायल होगा इन अ समराइज मैनर जिनकी पनिशमेंट कितनी दी है? अप टू 3 years, मतलब नॉट एक्सीडिंग 3 years। चलिए, सेक्शन अब है आपका शुरू होता है मेन पोर्शन। यहाँ पे क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 283 subsection 1 of the BNSS 2023 sets out the provisions for the summary trials। अब भाई इसके अंदर प्रोविजंस हैं आपके सेक्शन 283 सबसेक्शन 1 के अंदर। इट सेज, क्या बोलता है? देखिए क्या लिखा, notwithstanding anything contained in this संहिता। notwithstanding कुछ भी लिखा हो इस संहिता में उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। notwithstanding anything contained in this संहिता, any chief judicial magistrate, any magistrate of फर्स्ट क्लास शेल ट्राई। लो भाई, अब दो लोगों को पावर दी गई है। एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब सीजेएम, और साथ में जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन सा? ऑफ फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और साथ में मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शेल ट्राई। शेल ट्राई का मतलब ट्राई करना पड़ेगा इन अ समरी वे ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस। सभी या तो कुछ भी ऐसे ऑफेंस अगर होते हैं तो। और कौन से ऑफेंस है वो पूरी नीचे लिस्ट दी गई है। समझ आ रही है? पूरी नीचे लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से ऑफेंस ऐसे ऑफेंस है जिनको समराइज वे में ट्राई करना पड़ेगा। किसको? या तो सच सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अब कौन कौन से वो ऑफेंसेस है ये लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ आ रहा है? ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनता है, माइंड में रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा EQ। एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, बहुत सिंपल, बहुत बहुत सिंपल। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है। कौन कौन से ऑफेंसेस? देखिए पहला नंबर 1,
अ थेफ्ट अंडर सेक्शन 303 सबसेक्शन 2, ये हम लोगों ने पढ़ा है क्या? यस सर, हम लोगों ने थेफ्ट तो पढ़ा है। तो थेफ्ट के बारे में बात कर रहा है। अगर थेफ्ट होता है, थेफ्ट अंडर सेक्शन 303 सबसेक्शन 2, सेक्शन 305, सेक्शन 306 of the BNS of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, where the value of the stolen property does not exceed कितना? रुपीज 20,000। अगर थेफ्ट हो रहा है किसके अंदर? सेक्शन 303 सब सेक्शन 2 के अंदर, या सर सेक्शन 305 या तो सेक्शन 306। अगर चोरी होती है इन सेक्शंस के अंदर, और जो भी चोरी हुई है, जिस भी वस्तु की, जो भी स्टोलन प्रॉपर्टी है, जिसकी कोई चोरी करके करा है, उसकी वैल्यू अगर अप टू कितनी है? अप टू कितनी है? मतलब 20,000 तक, मतलब डज नॉट एक्सीड 20,000। तो इस पर्टिकुलर ऑफेंस का जो ट्रायल होगा वो समराइज्ड वे में होगा। सीधी सी बात ये बोलता है। बताइए भाई, मुश्किल है क्या? मुश्किल है? बताओ भाई, मुश्किल है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। एकदम सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है। अब आपके घर पे काम वाली आई है, हो सकता है, ठीक है, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। कोई मेड आई और मेड ने चोरी कर ली है, कोई भी आपकी वॉच है, कोई भी आपका लैपटॉप है, फ़ोन है, ठीक है? उसकी क्या कर ली? चोरी कर ली। उस फ़ोन की वैल्यू, उस लैपटॉप की वैल्यू जो भी है लेस देन 20,000 है। मान लो 15,000 का फ़ोन है और वो चोरी करके ले गई। और बाद में अगर पकड़ी जाती है कभी, ठीक है, तो वो ऑफ़ेंस का जो ट्रायल होगा, वो कहाँ पे होगा? कोर्ट में होगा। सर ऑब्वियस सी बात है कोर्ट में होगा, मगर किस मैनर में होगा? कौन-सा प्रोसीजर अप्लाई करा जाएगा सर? समराइज़्ड वे में का ट्रायल होगा। समझ आ रहा है? आगे आइए, और कौन-सा ऑफेंस है? रिसीविंग और रिटेनिंग स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 317 ऑफ बीएनएस, वेयर द वैल्यू ऑफ द सच। अच्छा भाई, अब रिसीव कर रहा है कोई या रिटेन करके रख रहा है अपने पास? अब क्या हुआ? काम वाली ने चोरी तो करी थी, ऊपर वाले पॉइंट में। अब उस काम वाली ने चोरी तो करी, टेलीफोन चोरी करा, मगर उसको डर लगा कि भैया इसको कहाँ रखा जाए। उसने क्या करा? अपनी कोई दोस्त, अपनी कोई सहेली जो दूसरी काम वाली होगी, ठीक है, उसको जाके दे दिया। और उसको पर्सन, वो प्रॉपर्टी ले रहा है, उसको पता है कि ये प्रॉपर्टी कौन-सी है? चोरी की प्रॉपर्टी। समझ आ रहा है? तो चोरी की प्रॉपर्टी अगर कोई रिसीव कर रहा है और साथ में अपने पास रिटेन करके रख रहा है, समझ आ रहा है? और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? कितनी है? लेस देन 20,000, मतलब डज़ नॉट एक्सीडिंग 20,000। तो सर ये मैटर का भी, जो ये पर्टिकुलर लेडी ने क्या करा है? प्रॉपर्टी रिसीव करी है, ये भी एक ऑफेंस है। समझ आ रहा है कि आप चोरी की प्रॉपर्टी रिसीव करके और रिटेन करके अपने पास नहीं रख सकते, अगर आपको पता है तो। समझ आ रही है? तो अगर आपने ये करा तो ये भी एक ऑफेंस हो जाता है सर, सेक्शन नंबर 317 सबसेक्शन 2 ऑफ बीएनएस में। समझ आता है? और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू डज़ नॉट एक्सीड 20,000 है, मतलब अप टू 20,000 रुपीज़ है, तो सर इस ऑफेंस का भी ट्रायल कैसा होगा? समराइज्ड मैनर में होगा। तो पहला हो गया थेफ्ट, दूसरा हो गया रिसीविंग और रिटेनिंग ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी। थर्ड आ जाइए, असिस्टिंग इन कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी। अब कोई आपकी मदद कर रहा है। अब आपने चोरी तो कर ली है, अब चोरी करके आपको समझ नहीं आ रहा क्या करा जाए। हाँ, अब आप सोच रहे हो चोरी तो कर ली, अब मेड ने चोरी तो कर ली, मगर अब वो चाह रही है कि भैया जो सेलफोन चोरी करा है, इसको एक काम कर देते हैं, भैया पकड़े गए तो फंस जाएंगे, इससे अच्छा एक काम करो, इसको प्रॉपर्टी को क्या कर दो? बेच दो। ठीक है, बेच दो। अब वो कैसे बेचे भाई? उसके तो लिंक अप है नहीं मार्केट में, ठीक है, उसका तो काम भैया क्या है? काम करने का है, काम वाली है वो, तो उसको तो लिंक है नहीं। वो किसी के पास जाती है और किसी की मदद लेती है, बोलती है भैया ये देखो प्रॉपर्टी मैं चोरी करके लाई हूँ, इस प्रॉपर्टी को बिकवाओ, आधा तुम्हारा आधा मेरा। समझ आ रहा है? तो अब कोई भी पर्सन जो असिस्ट कर रहा है किसमें? उस प्रॉपर्टी को छुपाने में, या तो उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने में। किसका? ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी। समझ आ रहा है? तो कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि असिस्ट कर रहा है, मदद कर रहा है किसमें? इन कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 317 सबसेक्शन 5 ऑफ बीएनएस, वेयर द वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड कितना? यहाँ पे भी सेम है, कितना? 20,000, अप टू 20,000 अगर है, तो वो पर्सन भी ने भी ऑफेंस कर दिया, और इस ऑफेंस का भी जो ट्रायल होगा किस मैनर में होगा? समराइज्ड वे में होगा। 3 पॉइंट क्लियर हो गए? क्लियर हो गए। पहला कौन सा था? थेफ्ट। दूसरा कौन सा था सर? रिसीविंग और रिटेनिंग। थर्ड कौन सा हो गया सर? असिस्टिंग, हेल्प करना, किसमें? कंसीलमेंट और डिस्पोजल ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी। आता है इतना समझ? क्लियर होता है? आगे आइए। ऑफेंसेस अंडर सेक्शन सबसेक्शन 2 and 3 of section 331 ऑफ द भारतीय। अच्छा भाई, अगर कोई भी ऑफेंस आप कर रहे हो किसके अंदर? सेक्शन सबसेक्शन 2 and 3 ऑफ सेक्शन 331
ऑफ बीएनएस का सेक्शन नंबर कौन सा है? 331 सबसेक्शन 2 एंड 3 का अगर कोई भी ऑफेंस आप करते हो तो सर इसका ट्रायल भी कैसे होगा? समराइज में होगा। अब सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है 331 क्या है, मगर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार रुकिए। ये आपका बीएनएस है 331, देख लेते हैं लिखा क्या है, हेडिंग क्या है वो पढ़ लो बस आप। 331, ये 331 है किसका? पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास और अच्छा हाउस ब्रेकिंग वाले सेक्शंस हैं ये, ठीक है। देखिए लिखा है whoever commits 331 सबसेक्शन 2, ये देखिए whoever commits lurking house trespass और house breaking after sunset and before sunrise, लो सनसेट के बाद और बिफोर सनराइज लिखा हुआ, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 3 years, अप टू 3 years वाला है, देख लीजिए लिखा है, समझ आ रहा है, और साथ में ये वाला। तो इन दोनों केसेस का अगर ऑफेंस आप करते हो, इनमें अगर कोई भी ऑफेंस करते हो आप, अगर ये वाले ऑफेंस करते हो ये वाला, ठीक है, और इसकी सज़ा जो ये भी लिखी हुई है, तो सर इसके लिए जो भी आपका ट्रायल एंड ऑल है, ठीक है, इसका जो ट्रायल होगा कैसा होगा? अंडर समरी ट्रायल्स। चलिए आगे आते हैं। इंसल्ट कर रहे हो आप, इंसल्ट, इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ पीस। लो भाई, कोई पर्सन क्या कर रहा है? इंसल्ट कर रहा है किसी की विद द इंटेंट, क्या इंटेंशन है? प्रोवोक करना, मतलब एक तरह से उसको भड़काना, उकसाना, ठीक है, प्रोवोक करना, अ ब्रीच ऑफ पीस अंडर सेक्शन 352, ये लीजिए भाई, एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन, या तो सर क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहे हो अंडर सेक्शन नंबर सबसेक्शन 2 3 ऑफ 351 ऑफ बीएनएस। लो भाई, अगर दो इन ये दोनों ऑफेंस अगर आप कर रहे हो, जैसे एक पॉलिटिशियन होता है अपना भाषण देता है, भड़काता है दूसरे पॉलिटिशियन को, होता है ना, एक पॉलिटिशियन भाषण दे रहा है और दूसरे पॉलिटिशियंस को भड़काता है, ठीक है, जिससे कि वो भैया उत्साहित थोड़ा प्रोवोक हो, और जो पीस है जो चल रहा है एकदम हमारा अच्छा आराम से माहौल चल रहा है सोसाइटी में, वो क्या हो? भंग हो, ठीक है। तो वही बोल रहा है, विद इंसल्ट करना किसी की विद द इंटेंट टू प्रोवोक अ ब्रीच ऑफ पीस अंडर सेक्शन 352, या तो भाई क्रिमिनल इंटिमिडेशन करना अंडर सेक्शन 351 सबसेक्शन 2 एंड 3, अगर ये वाला भी ऑफेंस अगर होता है, ठीक है, अगर कोई ये काम भी करता है तो सर उसका ट्रायल कैसे होगा? समराइज वे में होगा। क्लियर है? ये भी सिंपल है। नेक्स्ट आओ, अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफ द फोर। अच्छा भाई, अबेटमेंट का मतलब आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आप असिस्ट कर रहे हो, ये ऊपर वाले 5 ऑफेंस करने में। ऊपर वाले 5 ऑफेंस समझ आए? थेफ्ट आ गया, रिसीविंग और रिटेनिंग ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी आ गई, उसके बाद सर असिस्टिंग आ गई, ठीक है, कंसीलमेंट और डिस्पोज ऑफ में आ गया, उसके बाद सर आपका ऑफेंस अंडर सेक्शन नंबर 331 सबसेक्शन 2 एंड 3 हो गया, और उसके बाद इंसल्ट वाला हो गया और क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया। इन पांचों ऑफेंस में अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, ठीक है, एक तो इंसान वो हो गया जो कर रहा है, और एक इंसान वो हो गया जो किसी की मदद कर रहा है, अबेटमेंट है, ठीक है, हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है किसी को, ठीक है, अबेटमेंट का मतलब हेल्प करना, असिस्ट करना, ठीक है, इसमें ऑफ एनी ऑफ द फॉरगोइंग 5 ऑफेंसेस, ये ऊपर वाले 5 ऑफेंसेस की बात कर रहा है, ऊपर वाले, अगर कोई इंसान मदद भी कर रहा है सर तो वो भी एक ऑफेंस है, तो सर उस ऑफेंस का ट्रायल कैसे होगा? समराइज वे में ऑफेंस का ट्रायल होगा। आता है समझ? करना या मदद करना दोनों ऑफेंस है, ठीक है, तो दोनों का ट्रायल होगा कैसे? समराइज वे में। नेक्स्ट आइए, एन अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द, अच्छा लो भाई, अटेम्प्ट भी अगर आपने किया, ये लीजिए अटेम्प्ट भी आ गया, अबेट करा, हेल्प करा, असिस्ट किया, तो वो में फंसोगे आप, और अटेम्प्ट भी किया है किसमें? इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉरगोइंग 5 ऑफेंसेस, जो ऊपर वाले हैं, अगर आपने मदद भी किसी की करी है, और नहीं, अगर आपने अटेम्प्ट करा है, ठीक है, और पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाया, उसमें भी उसको भी ऑफेंस माना जाता है। अटेम्प्ट, आप चोरी करने की कोशिश करें मगर आप पकड़े गए, समझ आ रही है? समझ आ रही? आप चोरी की प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने में, बेचने की कोशिश करें मगर आप पकड़े गए, आप बेच रहे थे प्रॉपर्टी, सामने वाला पुलिस ऑफिसर ही निकल गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, अपनी अलग कोई ड्रेस में आया हो तो आपको पकड़ लिया। क्लियर है? तो आपने एक्चुअली कमिट कर दिया, या आपने अगर अटेम्प्ट भी किया ये ऊपर वाले 5 ऑफेंसेस में, तो उसको भी ऑफेंस माना जाएगा, और इसका भी ट्रायल कैसा होगा? समराइज वे में होगा। नेक्स्ट आइए, an offence constituted by an act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the cattle trespass act, अगर सेक्शन नंबर 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट के अंदर आपने कोई ऑफेंस किया है और उसकी कंप्लेंट दर्ज हो गई है, समझ आ रहा है, उसकी कंप्लेंट दर्ज हो गई है, तो सर उस ऑफेंस का ट्रायल भी कैसा होगा? समराइज वेयर में। और यहाँ पे पता है ये ऑफेंस कौन सा होता है सेक्शन 20 में?
आपने क्या करा है, किसी की गाय भैंस, कैटल्स होते हैं, कैटल्स, कैटल्स का मतलब क्या होता है, गाय हो गई, भैंस हो गई, समझ आ गया, उसकी आपने चोरी कर ली है। ठीक है, आपने चोरी करी है और आपके अगेंस्ट क्या हुआ है, कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड, कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड, समझ आ रहा है? अगर कंप्लेंट फाइल हो गई है तो सर उस ऑफेंस का जो ट्रायल होगा वो भी समराइज वे में होता है, उसका भी समरी ट्रायल होता, आता है समझ, क्लियर है? तो ये पूरी आपकी लिस्ट थी कि कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस है जहाँ पे ट्रायल होता है, कैस में, समराइज वे में। तो पहला तो सर इन जनरल लिखा था कि सर कोई भी ऐसा ऑफेंसेस जिसकी पनिशमेंट कितनी है, अप टू 3 इयर्स, पहला तो हमको समझ आता है। उसके बाद पूरी लिस्ट दी गई है, लिस्ट में बताइए जल्दी जल्दी क्या क्या था, जल्दी बोलिए क्या क्या है, जल्दी बोलिए। पहला पॉइंट नंबर 1, थेफ्ट करना, चोरी, चोरी ऑफ किसका, चोरी किसकी चोरी कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, थेफ्ट कर रहे हो। और उसके बाद जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी, डज नॉट एक्सीड 20,000, ठीक है। चोरी के बाद कौन सा पॉइंट था सर, चोरी के बाद कौन सा पॉइंट था, असिस्ट करना, नहीं चोरी के बाद था रिसीव करना, रिसीव एंड रिटेन करना स्टोलन प्रॉपर्टी को, ठीक है। उसके बाद असिस्ट करना किसमें, छुपाने में, ऐसी कंसीलमेंट में, या तो सर उसको बेचने में। उसके बाद सर हमारा कौन सा पॉइंट था, ऑफेंस अंडर सेक्शन 331 सबसेक्शन 2 एंड 3, अगर वहां पे कोई ऑफेंस करते हैं हाउस ब्रेकिंग वाला, ठीक है, तो उसका हो गया। उसके बाद इंसल्ट करना, ठीक है, विद इंटेंट टू प्रोवोक द पीस, ठीक है, ब्रीच ऑफ पीस, और साथ में क्रिमिनल इंटिमिडेशन का। नेक्स्ट आपका अबेटमेंट करना, ठीक है, मदद करना, हेल्प करना, असिस्ट करना, किसमें, ऊपर वाले पांचों ऑफेंस में किसी के। और या तो सर अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफ द 5 फोरगोइंग ऑफेंसेस, जो ऊपर वाले ऑफेंसेस थे उसमें अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो अटेम्प्ट हो चाहे कंप्लीट हो, दोनों में एक समरी ट्रायल होगा। उसके बाद ऑफेंस कोई भी कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है कहाँ पे, अंडर सेक्शन, ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है और जिसके बारे में कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड, और कौन सा ऑफेंस, अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। बोलिए भाई, मुश्किल है, बोलो, मुश्किल है, हाँ, सिंपल है एकदम, क्लियर है, आता है समझ। चलिए भाई, तो ये जो भी ऑफेंसेस है इनका सब समराइज वे में ट्रायल होगा। आगे देखिए क्या लिखा है, सबसेक्शन 2 क्या बोलता है इसका, सबसेक्शन 2 बोलता है द मजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग द अक्यूज्ड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, लो भाई, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, आफ्टर गिविंग द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, try in a summarized way, summary way, all or any of the offenses not punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for a term exceeding 3 years। तो सिंपल सी बोल रहा है, तो मतलब क्या हुआ, जस्ट अपोजिट बोल दिया उसका। तो भैया कोई भी अगर ऑफेंस कोई भी पर्सन करता है जिसकी सजा कितनी है, अप टू 3 इयर्स, क्योंकि 3 साल से ऊपर वाला है, आप मोर देन 3 इयर्स, या तो सर आपकी लाइफ इंप्रिजनमेंट है, दैट पेनल्टी, इसका नहीं, इसका नहीं, अभी लिखा है ना, नॉट पनिशेबल विथ, नॉट पनिशेबल, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट पहले क्या करेगा, आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, कि अगर आप कुछ बोल, आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो, ठीक है, समझ आ रहा है, आप अगर आपका ट्रायल क्यों ना करा जाए एंड ऑल, ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी देगा। उसके बाद रीजंस को रिकॉर्ड करेगा कि भैया हम क्यों आपका समराइज वे में ट्रायल कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आपका प्रोसीड करेगा। मगर कौन से ऑफेंसेस का, सर ऐसे ऑफेंसेस जिसकी सजा ना तो डेथ पेनल्टी होगी, ना तो उम्र कैद होगी, ना तो सर इम्प्रिजन फॉर मोर देन 3 इयर्स। तो मतलब सिंपल सी बात कर रहा है, इन अदर वर्ड्स का मतलब, इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स ऐसे ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट क्या है, पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट, कितना, लेस देन 3 इयर्स, यही बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू 3 इयर्स बोल सकता हूँ, अप टू 3 इयर्स, ठीक है, क्लियर है, बोलिए, चलिए आगे आइए। प्रोवाइडेड दैट नो अपील shall lie against the decision of a magistrate to try a case in a summarized way under this section। लो भाई, कोई भी अपील फाइल नहीं होगी, shall lie against the decision of a magistrate to try a case in a summarized way under this सब सेक्शन। लो भाई, अपील एंड ऑल कोई भी फाइल नहीं होगी इसके अंदर। Subsection 3 states that when in the course of summary trial, it appears to the magistrate that the nature of a case is such that it is undesirable to try summarily, the magistrate shall recall any of the witness who may be examined and proceed to rehear the case। अच्छा भैया, ये क्या बोल रहा है, सबसेक्शन 3 बोलता है कि देखो अब क्या हुआ,
अब कोई ऑफेंस किया और ऑफेंस का नेचर कैसा था, जिसका समरी ट्रायल होना है। अब कोर्ट ने समरी ट्रायल शुरू कर दिया, मगर समरी ट्रायल करते करते कोर्ट को ऐसा लगता है, मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि भैया ये मैटर थोड़ा ना उलझा हुआ सा है, इस मैटर का ट्रायल ना समराइज वे में नहीं होना चाहिए, इंस्टेड इसका नॉर्मल प्रोसीजर अप्लाई होना चाहिए। ऑफेंस वही वाला है जो ऊपर लिस्ट में दिया है, मगर कोर्ट को लगता है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि भैया इस ऑफेंस का ट्रायल ना समराइज वे में करना सही नहीं है। ठीक है, मैटर बड़ा उलझा उलझा है, इसका क्या करना चाहिए, इस मैटर का क्या करना चाहिए, जो आपका प्रोसीडिंग्स है, ट्रायल्स है, वो एक तरह से नॉर्मल वे में करना चाहिए, जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया, जो नॉर्मल प्रोसीजर अप्लाई होता है वैसा करना चाहिए। तो उस केस में क्या कर सकता है, उस केस में क्या मजिस्ट्रेट डिटेल्ड प्रोसीजर में जा सकता है? द आंसर इज यस। देखिए क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है। When in the course of a summary trial, it appears to the magistrate that the nature of a case is such that it is undesirable. ये सही नहीं होगा। To try it summarily, the magistrate shall recall, फिर से बुलाएगा किसको, विटनेसेस को, who may be have been examined, जिसका एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो गया, फिर से उनको बुला सकता है, फिर से बुलाएगा उनको, एंड प्रोसीड टू रीहेयर, और फिर से केस को सुनवाई करेगा, रीहेयर द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन संहिता। मतलब ये कौन सा मैनर है सर, ये डिटेल्ड वाला है, डिटेल्ड प्रोसीजर। समझ आ रहा है कौन सा है, डिटेल्ड प्रोसीजर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए भाई। आता है समझ तो कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते। आता है समझ, क्लियर है। आगे आइए, प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 285 इन ट्रायल्स अंडर चैप्टर, कौन सा चैप्टर 22, द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन BNSS फॉर द ट्रायल ऑफ समन्स केस shall be followed except as hereafter mentioned. No sentence of imprisonment for a term exceeding 3 months shall be passed in case of any conviction under chapter number 22. ये क्या बोल रहा है, इन ट्रायल्स अंडर चैप्टर नंबर, ये चैप्टर नंबर जो 22 है ना, ये डील करता है किससे, आपका डील कर रहा है, इसी से डील कर रहा है। ठीक है, द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन BNS फॉर द ट्रायल ऑफ अ समन केस। ठीक है, समन केस पता है आपको क्या होते हैं, समन केस वैसे केस होते हैं कि ऐसे केसेस होते हैं जिनमें जो भी पनिशमेंट है वो कितनी होती है, अप टू 3 इयर्स तक की होती है, उनको बोलते हैं समन केस। ठीक है, और इसके अलावा जो भी केस होते हैं उनको बोलते हैं वारंट केस। ठीक है, ऐसे केसेस जिन पे पनिशमेंट, ऐसे केसेस जिनकी पनिशमेंट अप टू मैक्सिमम कितनी होती है, 3 इयर्स तक, उनको बोलते हैं समन केस। और उसके अलावा कोई भी केस है जिनमें पनिशमेंट 3 साल से ज्यादा, उनको बोलते हैं वारंट केस। ठीक है, समन केस और वारंट केस को, समन एंड वारंट से कंफ्यूज नहीं होना। समझ आ रहा है, वो एक समन एंड वारंट एक अलग चीज है और समन केस एंड वारंट केस एक अलग चीज होती है। क्लियर है, तो वही बोल रहा है समन केस का मतलब क्या हो गया, अप टू 3 इयर्स वाला, तो वही बोल रहा है कोई भी अगर समन केस होगा उसका ट्रायल कैसा होगा, समराइज वे में होगा, समरी ट्रायल होगा। क्योंकि समन केस ऐसे केस होते हैं जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट कितना होता है, पनिशमेंट कितनी होती है, अप टू 3 इयर्स की होती है। शैल बी फॉलोड एक्सेप्ट एज हियर आफ्टर मेंशन्ड, तो बोल रहा है जो समन केस का प्रोसीजर होगा वही फॉलो करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट एज हेयर आफ्टर मेंशन्ड। नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 मंथ्स। अच्छा भैया, शैल बी पास्ड इन केस ऑफ एनी। अच्छा है, अब ये बोल रहा है कि अगर कोई भी समन केस है, ठीक है, जिनका आप ट्रायल कर रहे हो, कैसे समरी ट्रायल में कर रहे हो। देखो समन केस आपको बता रहा हूँ, देखो सुनो एक मिनट, समन केस का मतलब क्या, ऐसे केस जिनमें इम्प्रिजनमेंट जो होती है वो होती है नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, इनको बोलते हैं समन केस। अब एक बात बताओ, समरी ट्रायल्स किसका होता है सर, समरी ट्रायल्स देखिए यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था, समरी ट्रायल्स भी होता है कैसा, वो ऑफेंसेस का नॉट पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 इयर्स। तो इसका मतलब जो भी समन केस होंगे सर, उनका ट्रायल कैसा होगा, का ट्रायल कैसा होगा, समराइज वे में ही होगा, उनका सबका समरी ट्रायल होगा। तो वही बोल रहा है समन केस को डील करने के लिए जो भी प्रोसीजर किया है वो हम फॉलो करेंगे। समझ आ रहा है, हम वही प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, उसी को हम समरी ट्रायल्स भी बोलते हैं। उनका हम क्या करेंगे, समराइज वे में उसका ट्रायल्स करेंगे, वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। और ये बोल रहा है जब हम इनको फॉलो करेंगे, ठीक है, अब ऑफेंसेस हैं, उनका हमने क्या करा, जैसे मैं बोलता हूँ किसी ने कोई ऑफेंस किया, चोरी करा, एक सेलफोन की चोरी करी। ठीक है, किसका चोरी करी, सेलफोन की एक चोरी करी, सेलफोन की वैल्यू 15,000 रुपए है। ठीक है, पकड़ा गया। अब उस ऑफेंस का ट्रायल होगा, कैसे ट्रायल होगा सर, समराइज वे में ट्रायल होगा।
अब जब ट्रायल हुआ तो सर ट्रायल करने के बाद पनिशमेंट भी तो होगी कि नहीं होगी, सजा भी होगी कि नहीं होगी? सर सजा होगी। तो वही बोल रहा है सजा कितनी होनी चाहिए? वो बोल रहा है जो सजा होगी वो मैक्सिमम मैक्सिमम 3 महीने की होगी, उससे ज्यादा सजा नहीं होगी। देखिए वही लिखा है, नो सेंटेंस ऑफ imprisonment for a term exceeding 3 years shall be passed in case of conviction under chapter number 22। और चैप्टर नंबर 22 किससे रिलेटेड है? समन केसेस से रिलेटेड है। समझ आ रहा है? ये बोल रहा है कौन सा प्रोसीजर आप फॉलो करोगे जब समरी ट्रायल्स आप करोगे। हाँ, अगर आप समराइज वे में, अगर कोर्ट समराइज्ड वे में किसी केस का ट्रायल कर रहा है तो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा? जनरल प्रोसीजर, नॉर्मल प्रोसीजर तो फॉलो करेगा नहीं। कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा? सर वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो कि समन केस को डील करने में होता है। और समन केस का मतलब क्या? सर वो केसेस जिनकी सजा कितनी है? नॉट एक्सीडिंग 3 years। तो वो प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है, ये बोल रहा है। समझ आ रही है? समरी ट्रायल करते समय कोई प्रोसीजर तो फॉलो करोगे ना। समरी ट्रायल का मतलब क्या है? मतलब एक स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केस करोगे, ठीक है? स्पीडली डिस्पोज ऑफ केस करना, केस को जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ करना, तो कोई प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो कौन सा प्रोसीजर? सर वो प्रोसीजर जो कि गिवन है चैप्टर नंबर 22 में, वो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं यहाँ पे, ठीक है? जो सिंपल सा प्रोसीजर होता है वो कैसा प्रोसीजर होता है? सर वो ऐसा प्रोसीजर होता है जो कि सेक्शन या चैप्टर नंबर 22 में गिवन है, डील विद द समन केसेस। आता है समझ? क्लियर है? तो वही बोल रहा है जब भी आप चैप्टर 22 का प्रोसीजर फॉलो करते हो किसी भी मैटर को डील करने के लिए, तो सर वहां पे जो भी आप सजा दोगे दैट शुड बी अप टू 3 months, उससे ज्यादा की सजा नहीं देता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आइए बढ़े आगे। जजमेंट इन समरी ट्रायल्स, लीजिए अब जजमेंट की बात कर रहा है। जजमेंट in every case tried summarily in which the accused does not plead guilty। लो भाई, अगर accused does not plead guilty, उसकी कोई गलती नहीं है अगर, the magistrate shall record the substance of the evidence, सब रिकॉर्डिंग करेगा एविडेंस एंड ऑल की, and a judgment containing a brief statement of the reasons for the finding। ऑब्वियस सी बात है जो जजमेंट देगा मैं भाई क्या करेगा? ब्रीफ स्टेटमेंट देगा कि क्या क्या केस में मिला है, ठीक है? सब कुछ उसके बारे में लिख के देगा, फाइंडिंग्स ऑफ द केस, ठीक है? जजमेंट में लिखी रहती है सब। The concerned magistrate must sign and record and judgment। लो भाई, must sign the record and judgment। बस क्या करेगा? जो रिकॉर्ड्स हैं, जो इसमें सब एविडेंस एंड ऑल रिकॉर्ड किया उसको साइन करेगा, और जो जजमेंट पास ऑन करी उसको भी साइन करता। समझ आ रहा है? क्लियर है? गेटिंग और नॉट? चलिए भाई, क्लियर है? तो ये आपका था समरी ट्रायल। समरी ट्रायल्स में आपको पहले बता दिया, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, लिख लो यहीं पे। एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है और आगे भी आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। लीजिए भाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया था ना, हाँ अभी लास्ट 2-3 क्लास पहले मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, पार्ट 2 स्टार्ट किया, तो मैंने आपको बताया था बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन केसेबल, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल, बताया था ना। हाँ, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं? सर ऐसे ऑफेंस होते हैं जहाँ पे पार्टीज आपस में सेटलमेंट एंड ऑल कर लेती है। कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जहाँ पे सेटलमेंट करना अलाउड होता है। मगर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज आपस में नहीं करना अलाउड होता है। यही बोला था आपको मैंने, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। चलिए अब वही उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, कंपाउंडिंग का मतलब क्या हो रहा है? आपस में सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है? कैसे? पैसे का लेन देन करके, ठीक है? देखिए क्या लिखा है। तो कंपाउंड मीन्स, कंपाउंड करने का मतलब क्या है पहले देख लो। कंपाउंड मीन्स टू सेटल अ मैटर बाय मनी पेमेंट, पैसा देके, पैसे की लेन देन करके मैटर को सेटल करना। टू सेटल अ मैटर बाय मनी पेमेंट इन ल्यू ऑफ अदर लाइबिलिटी, ठीक है? इन ल्यू ऑफ अदर लाइबिलिटी, ठीक है? दूसरी लाइबिलिटी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? आपस में सेटल कर लेते हैं, ठीक है? इन क्रिमिनल लॉ द पावर टू कंपाउंड द ऑफेंस इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द विक्टिम। लो भाई, किसके डिस्क्रिशन पे है? विक्टिम की डिस्क्रिशन में, जिसके साथ गलत हुआ है। अगर वो चाहेगा तभी हो सकता है, ठीक है? मगर कौन से केस में कंपाउंड होगा? सर जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होंगे। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में तो अगर विक्टिम चाह भी लेगा ना तब भी नहीं होगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो पहली बात तो बोल रहा है जो भी कंपाउंडिंग होगी किसकी मनमर्जी से होगी? विक्टिम की मनमर्जी से होगी, ठीक है? और दूसरी बात ये बताता है कि सर उसी केस में
विक्टिम कंपाउंडिंग करवा सकता है क्योंकि कंपाउंडेबल ऑफेंस है, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में नहीं। तो यहां पे लिख देता हूं ओनली इन केस ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस, आप भी लिख लीजिएगा। ठीक है, नॉन कंपाउंडेबल में नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता सेटलमेंट। लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 359 ऑफ द BNSS। अब देखते क्या लिखा है। द ऑब्जेक्ट ऑफ 359 क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, बताइए क्या ऑब्जेक्टिव क्या है कंपाउंडिंग कराने का, आपको क्या लगता है, क्यों सेटलमेंट करा रहे हैं, बताओ भाई। भैया सो दैट भैया आपस में भाईचारा बना रहे, छोटा मोटा अपराध, ऑब्वियस ही बात है। देखिए कंपाउंडिंग, अच्छा आप बताओ कौन से ऑफेंस की कंपाउंडिंग होगी, कौन से ऑफेंस ऐसे ऑफेंस होंगे जो कंपाउंडेबल नेचर के होंगे, सर ऑब्वियस ही बात है छोटे मोटे अपराध होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, छोटे मोटे अपराध होंगे। ठीक है, किसी को किसी ने धमकी दे दी, गाली गलौज कर दी, समझ आ रहा है, कोई छोटे मोटे अपराध होंगे, उसी की कंपाउंडिंग होगी। कोई बड़ा, अब एक बात बताओ, किसी ने किसी का रेप कर दिया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी घर में डकैती डाल दी, कोई कंपाउंड करेगा, आप खुद सोच के बताओ, क्या कंपाउंडिंग एंड ऑल होगी यहाँ पे, क्या कंपाउंडिंग अलाउड करेगा कोर्ट, हाँ क्या लॉ कंपाउंडिंग इसकी अलाउ करेगा ऐसे ऑफेंसेस की, द आंसर इज, अगर कोई छोटा मोटा केस हो गया, छोटा मोटा अपराध हो गया, किसी से भूल चूक से गलती हो गई, ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर है, पी पा के कोई किसी ने गाली गलौज दे दी, कर दी, हो सकता है। देखो इनकी ऑफेंस, सो दैट भाई आपस में भाईचारा बना रहे। सर हमको तो होश नहीं था, गलती हो गई भाई साहब, बहुत उल्टा सीधा आपको बोल दिया, मेरा नेचर ऐसा नहीं है, हाँ हो सकता है ऐसा, यस सर हो सकता है, क्लियर है, तो उनकी बातें कर रहा है। तो दैट एक भाईचारा आपस में बना रहे, कोर्ट का टाइम भी वेस्ट ना हो, समझ आ रहा है, फालतू कोर्ट में केस डालोगे, फिर तारीख पे तारीख एंड ऑल होंगी, बहुत सी चीजें होंगी, तो ऐसा ना हो। The object of section 359 of the संहिता is to promote, देखिए लिखा है फ्रेंडलीनेस, भाईचारा, फ्रेंडलीनेस बिटवीन द पार्टीज सो दैट पीस बिटवीन देम इज रिस्टोर्ड, जैसा उनके बीच में पीस था वैसा फिर से रिस्टोर हो जाए, फिर से वैसा ही रहे। कंपाउंडिंग ऑफेंस मींस टू एस्टैब्लिश अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू पार्टीज, कंपाउंडिंग का एक दूसरा टर्म भी है, सिनोनिम बोल लो कॉम्प्रोमाइज, वेयर द कंप्लेनेंट एग्रीज टू हैव द चार्जेस, जो कंप्लेनेंट कौन होगा, सर ये वही है विक्टिम, कंप्लेनेंट कौन है, विक्टिम, समझ आ रहा है, जिसके जिसके साथ दिक्कत हुई है, गड़बड़ हुई है, जिसको परेशानी हुई है, ठीक है, कंप्लेनेंट एग्रीज टू हैव द चार्जेस ड्रॉप्ड अगेंस्ट द एक्यूज ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफेंसेस, ऑन दिस बेसिस ऑफेंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब देख लीजिए आगे दो कैटेगरीज है, कंपाउंडेबल और एक नॉन कंपाउंडेबल। अब देखते हैं भाई कंपाउंडेबल कौन सा होता है, वैसे तो आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर दोज दैट कैन बी, देखो लिखा दैट, क्या लिखा है, कैन बी कॉम्प्रोमाइज, कैन बी कॉम्प्रोमाइज, और किसके ऊपर रहेगा ये, अप टू द विक्टिम, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, इट इज ऑल अप टू द विक्टिम, दैट इज द कंप्लेनेंट कैन एग्री, कंप्लेनेंट मतलब वही विक्टिम, दैट द कंप्लेनेंट कैन एग्री टू टेक बैक द चार्जेस levied against the accused. Compounding of offense is done only for those offenses which are not severe in nature. आ गया ना, which are not severe, जो कि ज्यादा, which are not very much serious, which are not very much heinous, समझ आ रहा है, which are not very much grave in nature, ठीक है, उन्हीं ऑफेंस का होता है, जो ग्रेव नहीं है, जो सीरियस नहीं, जो हीनियस नहीं है, समझ आ रही है, क्लियर है। नेक्स्ट आइए नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज आर दोज आर मोर सीरियस ऑफेंसेज, लो भाई ये नॉन कंपाउंडेबल तो कैसे होते हैं, तो कंपाउंडिंग नहीं हो सकती, ये कैसे होंगे सर, सीरियस इन नेचर होंगे, ग्रेव इन नेचर होंगे, इन विच द पार्टीज कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, ऑफेंसेज सच एज रेप, मर्डर, डकैती और ऑफेंसेज ऑफ सीरियस नेचर एंड हेंस आर नॉन कंपाउंडेबल। सिंपल है, बोलिए भाई क्लियर है, आता है समझ, क्लियर है। आइए देखिए क्लासेस ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस देख लीजिए कुछ, क्लास वन, क्लास वन एंड क्लास टू। क्लास वन किसके बारे में बात कर रहा है, क्लास वन बात कर रहा है जो कि मेंशन्ड है अंडर सेक्शन 359 सब सेक्शन वन में, और क्लास टू ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि कहाँ पे मेंशन्ड है। और ये बात देखिए, पहली बात तो सुनिए, इनकी बात तो कर ही नहीं रहे हम, ये सर जो नॉन कंपाउंडेबल है इनकी बात तो सर हम कर ही नहीं रहे, ये तो कंपाउंड हो ही नहीं सकते। हम बात किसकी कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं कंपाउंडेबल की, हम बात कर रहे हैं इनकी। अब इनमें भी दो कैटेगरी है, इसकी भी दो क्लासेस हैं, देखिए लिखा है ना क्लासेस ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंस लिखा है,
क्लासेस ऑफ कंपाउंडेबल, ऐसे ऑफेंस जो कंपाउंड हो सकते हैं, इसकी भी दो क्लासेस हैं, एक क्लास 1 और इसको भी दो क्लास में बांटा गया है, क्लास 1 एंड क्लास 2, और दोनों को कहाँ का लिखा गया है, दोनों के सबसेक्शंस अलग हैं, एक का आपका है 359 सबसेक्शन 1, एक का है 359 सबसेक्शन 2। ठीक है, अब 359 सबसेक्शन 2 में वो वाले जो ऑफेंस है क्लास 1 वाले, वहां पे क्या लिखा है देखिए, कंपाउंडिंग विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये यहाँ पे ऐसे इस क्लास में कुछ ऐसे ऑफेंस लिखे हैं जहाँ पे पार्टीज कंपाउंड कर सकती है, सेटलमेंट कर सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। कंपाउंड तो होगा, दोनों क्लासेस में होगा, चाहे क्लास 1 हो चाहे क्लास 2, कंपाउंड तो होगा, कंपाउंडेबल है। अगर क्लास 1 में उस लिस्ट में ऐसा लिस्ट में ऑफेंसेस दिए हैं जहाँ पे आप बिना कोर्ट की परमिशन में आपस में बैठ के सेटलमेंट कर सकते हो, और क्लास 2 में उस कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जहाँ पे कोर्ट परमिशन इज रिक्वायर्ड बिफोर कंपाउंडिंग। लो भाई, रिक्वायर्ड बिफोर कंपाउंडिंग दिख रहा है, क्लियर है, यहाँ पे कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी। आ रहा है समझ, आ रहा है समझ। और ये देखिए मैंने कुछ यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल्स बनाए हैं आपके, ये आपके मॉड्यूल में दिए हैं, मॉड्यूल से लिए आपके, देखिए क्या लिखा है, क्लास 1 के एग्जांपल हैं और क्लास 2 के। क्लास 1 वाला कौन सा, क्लास 1 का नो कोर्ट परमिशन या विदाउट कोर्ट परमिशन, तो यहाँ पे विद कोर्ट परमिशन। अब कंपाउंड दोनों में होगा। देख लीजिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिया है, देखिए ऑफेंस दिया है वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, ठीक है, सेक्शन नंबर किस कौन सा कौन से किस सेक्शन के अंदर ऑफेंस है, भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 115 सब सेक्शन 2। पर्सन बाय हुम ऑफेंस में भी कंपाउंड, कौन कंपाउंड इसका करा सकता है, द पर्सन टू हुम द हर्ट इज कॉज, ये कौन है, विक्टिम, ये कंपाउंड चाहे तो करा लेगा। उसके बाद रॉन्गफुली रिस्ट्रेंट और कन्फाइनिंग, रॉन्गफुली किसी को रिस्ट्रेन करा है, कन्फाइन करके रखा है, इस सेक्शन के अंदर है, द पर्सन रिस्ट्रेंड और कन्फाइंड, इसको आपने रिस्ट्रेन करके रखा है या कन्फाइन करके रखा है, विक्टिम। असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स, आपने असॉल्ट करा है या तो क्रिमिनल फोर्स यूज करी है, सेक्शन 131 33 136। पर्सन असॉल्टेड, जिसके साथ आपने असॉल्ट कमिट करा है, या तो सर जिसके साथ क्रिमिनल फोर्स आपने कमिट करी है, विक्टिम, क्लियर है। थेफ्ट, चोरी, चोरी अगर करी है, द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन, ये कंपाउंड करा सकता है, तो हर केस में कौन है, विक्टिम, 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 विक्टिम। आ रहा है समझ, क्लियर है, आता है बेटा। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, क्लास 2। अब यहाँ पे कंपाउंडिंग तो इसकी भी होगी, ये भी ऑफेंस की कंपाउंडिंग होगी, ये भी कंपाउंडेबल है बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, बिना कोर्ट की परमिशन से नहीं। वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, ऊपर तो सर वॉलंटरी कॉजिंग खाली हर्ट था, छोटी मोटी चोट, यहाँ पे क्या है, ग्रेवियस हर्ट, तो इसका सेक्शन 117 सब सेक्शन 2 के अंदर ऑफेंस इसको माना गया है। और क्या लिखा है, कौन कंपाउंड करा सकता है, द पर्सन टू हुम द हर्ट इज कॉज, ये भी कौन है, विक्टिम, बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। आगे असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, अटेम्प्टिंग रॉन्गफुली टू कॉन्फाइन अ पर्सन, ये देखिए भाई, ये सेक्शन 135 के अगर आपने असॉल्ट करा है तो, समझ आ रहा है, तो या पर्सन असॉल्टेड और टू हुम द फोर्स वाज यूज्ड, विक्टिम। आ रहा है, थेफ्ट हो रहा है, यहाँ पे भी चोरी हो, मगर कौन कर रहा है, बाय अ क्लर्क और सर्वेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ अ मास्टर, ये हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है, जब थेफ्ट का पढ़ा तो वहाँ पे पढ़ा था, इसकी पनिशमेंट एट ऑल के बारे में सब कुछ पढ़ा था यहाँ पे हमने। समझ आ रहा है, थेफ्ट कौन कर रहा है, बाय क्लर्क और सर्वेंट, आपका सर्वेंट है, आपका क्लर्क है, वही चोरी कर रहा है, ठीक है। द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी स्टोलन, कौन है, विक्टिम, जिसकी प्रॉपर्टी आपने चोरी करी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अगर कर रहे हो भाई साहब, सेक्शन 316 सब सेक्शन 2, ये भी हमने पढ़ा इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हैज बीन कमिटेड, लो भाई, आ रहा है समझ, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब अगर आपके एग्जाम में आएगा व्हाट इज कंपाउंडेबल ऑफेंस, व्हाट इज नॉन कंपाउंडेबल, लिख लोगे, सब कुछ लिखना है। उसके बाद कंपाउंडेबल में दो पार्ट में डिवाइड है, क्या है, क्लास 1 कैटेगरी, क्लास 2 कैटेगरी। क्लास 1 का मतलब ऐसे ऑफेंसेस जिसका कंपाउंडिंग हो सकती है विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट, और क्लास 2 कैटेगरी के ऑफेंस ऐसे हैं जहाँ पे कंपाउंडिंग हो सकती है बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब कंपाउंडिंग तो होगी मगर एक जगह है विदाउट कोर्ट्स परमिशन और एक जगह है विद कोर्ट परमिशन, और नॉन कंपाउंडेबल का मतलब सर वहां पे कंपाउंडिंग पॉसिबल है ही नहीं, खत्म बात। आता है समझ, बोलो, आता है या नहीं आता है, क्लियर है। यहाँ पे कंपाउंडिंग भी आपकी होती है। ओवर, नेक्स्ट टॉपिक आपका है बेल। अच्छा, बेल वाला टॉपिक हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बेल का जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा प्रोविजन में इसमें चेंजेस भी आए हैं बीएनएस के अंदर, और साथ में बता दे रहा हूँ बीएनएस के बीएनएसएस के अंदर थोड़े चेंजेस भी आए हैं, और साथ में लेंदी टॉपिक थोड़ा है,
इसके हम लोग टाइप्स ऑफ बेल्स भी इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। एंटीसिपेटरी क्या होती है, रेगुलर क्या होती है, सब हम लोग पढ़ेंगे। इंटरिम बेल क्या होता है वो पढ़ेंगे, फिर बेल इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस, बेल इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। तो थोड़ा लेंदी टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि हमारी लास्ट क्लास रहेगी इस चैप्टर की। नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, तो बेल के बाद है, छोटा सा टॉपिक है, उसको पहले अभी हम लोग आज खत्म कर लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में वी विल सेपरेटली डील विद द टॉपिक ऑफ बेल, ठीक है, और अपना चैप्टर को करेंगे ओवर। क्लियर है? चलिए, तो लास्ट टॉपिक है छोटा सा, ये कौन सा है, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ सर्टेन ऑफेंस। ये क्या बोल रहा है, लिमिटेशंस फॉर टेकिंग द मतलब कॉग्निजेंस ऑफ अ सर्टेन ऑफेंस। मतलब क्या हो रहा है ये, मतलब क्या हो रहा है इसका, लिमिटेशन का मतलब क्या, ये बोल रहा है सर, इसका मतलब होता है, मैं लिख देता हूं, आप भी लिख लीजिएगा, इसका मतलब हो रहा है टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट। टाइम लिमिट दी है भैया, ऑफेंस हुआ, ऑफेंस होने के बाद एक टाइम लिमिट सेट करी है कि भाई इतने टाइम के अंदर क्या करना होता है आपको, क्या करना होता है, कंप्लेंट फाइल करनी होती है। समझ आ रहा है? तो कुछ टाइम फ्रेम्स के बारे में बात करता है, ठीक है। तो लिमिटेशन समझ आता है, लिमिटेशन पीरियड, वही बात कर रहा है यहाँ पे, समझ आ रहा है? तभी लिखा है लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ सर्टिफिकेट, कॉग्निजेंस मतलब फॉर टेकिंग एक्शन, ठीक है, टू कंसिडर सर्टेन ऑफेंसेस, ठीक है। तो टाइम लिमिट है कुछ फाइल करने की, कंप्लेंट की, और हर ऑफेंस के लिए नहीं होता, कुछ ऑफेंसेस के लिए होता है। कौन से ऐसे ऑफेंस है जिसमें टाइम लिमिट होती है, वो अभी आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। समझ आ रही है? सारे ऑफेंसेस के लिए नहीं, कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं। देखिए क्या लिखा है, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, देखिए। इन जनरल देर इज, देखो, इन जनरल देर इज नो लिमिटेशन ऑफ टाइम इन फाइलिंग द कंप्लेंट्स अंडर PNSS। इन जनरल टाइम लिमिट्स नहीं होती क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल करने के, कोई भी क्रिमिनल केसेस अगर होते हैं ना, कोई भी ऑफेंस एंड ऑल होता है, तो वहाँ पे इन जनरल कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। समझ आ रहा है? इन जनरल टाइम लिमिट नहीं होती, मगर बट डिले में हर्डल द इन्वेस्टिगेशन, मगर आप डिले करोगे तो भैया क्या होगा, डिले अगर आपने करा तो क्या होगा, सबूत गायब हो जाएंगे, अपराधी जो है, एक्यूज जो है, भाग जाएगा, हाँ, फरार हो जाएगा, हाँ, या आपके एविडेंसेस उनकी टैंपरिंग हो जाएगी, समझ आए, तो गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है, जिसके इन्वेस्टिगेशन में इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कि टाइम लिमिट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सो जाओ। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो वही बोल रहा है, फर्दर द लिमिटेशन एक्ट 1963 प्रोवाइड्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अपील एंड रिवीजन एप्लीकेशन। देखिए, अब लिमिटेशन एक्ट में जो भी लिखा है ना, लिमिटेशन एक्ट में क्या कर रहा है, लिमिटेशन एक्ट में टाइम पीरियड है, लिमिटेशन एक्ट 1963 जो आपके सिलेबस में है, जो आपने पढ़ा भी होगा, वहां पे जो टाइम पीरियड गिवन है ना, वो किससे रिलेटेड है, वो किससे रिलेटेड है, वो गिवन है फॉर अपील्स, अपील फाइल करने के लिए, और रिवीजन एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। बट नॉट फॉर कंप्लेंट, कंप्लेंट फाइल करने के लिए टाइम पीरियड नहीं लिखा है वहां पे। लिमिटेशन एक्ट में कंप्लेंट फाइल करने के लिए टाइम पीरियड नहीं गिवन है। वहां पे आप देखोगे तो वहां पे टाइम पीरियड जो लिमिटेशन एक्ट में दिया है, दैट इज ओनली फॉर फाइलिंग दी अपील एंड ओनली फॉर फाइलिंग दी रिवीजन पटिशन और रिवीजन एप्लीकेशन के लिए खाली, दैट्स इट। कंप्लेंट फाइल करने के लिए टाइम लिमिट है ही नहीं, तो सर क्या करा जाए, फिर उसकी टाइम लिमिट कहाँ है कंप्लेंट फाइल करने के लिए? सर कंप्लेंट फाइल करने के लिए जर्नल टाइम पीरियड होता ही नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस में होता ही नहीं है। मगर कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जिसके लिए टाइम पीरियड BNSS के लिए, BNSS के अंदर प्रोवाइड किया गया है। सर कौन से ऐसे ऑफेंस है, देखते हैं, लिखा है। देयरफॉर चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर 38, चैप्टर नंबर 38 has been introduced in BNSS, prescribing limitation period for taking cognizance of, क्या लिखा है, cognizance of certain offenses। certain offense का मतलब सर क्या, certain offenses मतलब क्या, certain मतलब कुछ पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए लिमिटेशन पीरियड सेट है। समझ आ रहा है? मतलब कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस के लिए, सर्टेन का मतलब और सम offenses, for some offenses and not for all, not for all, मतलब कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके लिए लिमिटेशन पीरियड सेट करा है फॉर टेकिंग द कॉग्निजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। पर वो कौन कौन से ऑफेंस है जिसके लिए टाइम पीरियड सेट है, जिसके लिए आपको उस टाइम पीरियड के अंदर
आपको कंप्लेंट फाइल करनी होती है, वो नीचे लिखा है। अब देखते हैं, अब शुरू होता है मेन। देखिए कल अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 514 क्या लिखा है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन बीएनएस। अगर बीएनएस में कुछ और लिखा है, बीएनएसएस में अगर कुछ और लिखा है तो फिर हम वो फॉलो करेंगे। क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन बीएनएस। अब मेरे हिसाब से अब आपको ये सब लीगल लैंग्वेज पढ़ना आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब इतना आपने पढ़ लिया है, इतना लॉज आपने पढ़ लिए, तो अब ये सब लैंग्वेज आप समझ सकते हो, मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ। ठीक है, तो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 and 4 ऑफ बीएनएसएस एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन बीएनएसएस। अगर और प्रोवाइड करा गया है तो सर हम वो फॉलो करेंगे, और अगर कुछ और प्रोवाइड नहीं किया है बीएनएसएस में तो हम क्या करेंगे, वो लिखा है। क्या लिखा है, देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4514 नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। कोई भी कोर्ट, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी किसी भी ऑफेंस का। ठीक है, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी मतलब कंसिडर नहीं करेगी कोई भी ऑफेंस का ट्रायल का, of the category specified below, of the category specified below after the expiry of the period of limitation। तो क्या बोल रहा है, नो कोर्ट shall take the cognizance of the offense। कौन सी कैटेगरी ऑफ ऑफेंस, जो नीचे लिखे हुए हैं, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड गिवन बिलो, जो पीरियड आपका नीचे दिया है, इन पीरियड के बाद कोई भी कोर्ट उसको केस का कॉग्निजेंस नहीं लेगी। अब देखिए कौन कौन सा लिखा है, देखिए द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शेल बी नंबर 1 6 months if the offenses is punishable with fine only। लो भाई, अब ऐसे कोई ऑफेंस है जिनका पनिशमेंट जो गिवन है वो क्या है, खाली फाइन है। पनिशमेंट क्या है, खाली जिनकी पनिशमेंट क्या दी है, खाली फाइन, वहां पे कोई इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल नहीं है। तो उसके लिए 6 महीने का आपको टाइम दे रहा है कि जब भी वो पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ है जिसकी सजा क्या है, सिर्फ और सिर्फ फाइन है, तो जब भी वो ऑफेंस कमिट हुआ वहां से आपके पास 6 महीने का टाइम है क्या करने का, टू फाइल द कंप्लेंट। क्लियर है पहला। दूसरा, 1 ईयर, 1 साल का टाइम दे रहा है, इफ द ऑफेंस इज पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो मतलब अप टू 1 ईयर वाले ऑफेंस, अप टू 1 ईयर, ऐसे ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट कितनी है, नॉट एक्सीडिंग 1, मतलब अप टू 1 ईयर। तो उसके लिए आपको कितना दे रहा है टाइम, उसके लिए आपको 1 साल का समय दे रहा है। लो भाई, पनिशमेंट जाकी इसकी कितनी, अप टू 1 ईयर, उसके लिए 1 साल का आपको टाइम दे रहे हैं। नेक्स्ट, 3 years if the offense is punishable with imprisonment for a term exceeding 1 year, 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा, बट नॉट एक्सीडिंग 3 years, तो मतलब अप टू 3 years, 1 से 3 साल के बीच वाला। ठीक है, अप टू 3 years, मोर देन 1 years बट अप टू 3 years। समझ आ रहा है, क्योंकि भैया 1 ईयर तक के लिए तो 1 साल का टाइम है, मगर 1 साल से ज्यादा की जिसकी सजा है बस 3 साल तक है, बट तो उसके लिए कितना टाइम दे रहे हैं आपको, 3 साल। तो भाई तो याद करना तो आसान हो गया। 6 months किसके लिए, जहाँ ऑफेंस की पनिशमेंट कितनी है, खाली फाइन है। 1 ईयर किसके लिए, जिसकी सजा कितनी है, अप टू 1 ईयर। 3 years किसके लिए, सर मोर देन 1 ईयर बट अप टू 3 years। उसके लिए लिमिटेशन पीरियड क्या है, 6 months, 1 years एंड। समझ आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है, बोलिए भाई, बोलो, आ रहा है समझ, क्लियर है। देखिए अब आगे क्या लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन टू ऑफेंसेस विच मे बी ट्राइड टुगेदर shall be determined with the reference to the offense which is punishable with more severe punishment or as the case may be the most severe punishments। क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है, बताओ क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन को देखने के लिए, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन टू ऑफेंसेस which may be tried in relation to offenses which may be tried together shall be determined, the limitation of period shall be determined with reference to the offenses which is punishable with the more severe punishment। और अच्छा भाई, अब कोई ऐसा ऑफेंस, अब आप एक पर्सन है मिस्टर ए, इसने क्या करा, ऑफेंस किया, ऑफेंस नहीं किया, ऑफेंसेस किए, ऑफेंसेस किए हैं। ऑफेंस नंबर 1, ऑफेंस नंबर 2, ऑफेंस नंबर 3, 3 इसने अपराध किए हैं, 3 इसने क्राइम करे हैं। अब एक ऑफेंस करा, एक ऑफेंस ऐसे इसने करा हुआ है जिसका सजा जो है ना खाली फाइन है, 5,000 तक का फाइन। एक ऑफेंस इसने जो दूसरा करा है, इसकी जो सजा है ना वो कितनी है, 1 साल तक की जेल है, 1 ईयर।
एक ऑफेंस इसने ऐसा किया है जिसकी ऑफेंस की जो सजा है ना कितनी है, 2 ईयर्स तक की है। ठीक है। अब सर ये जो ऑफेंस है इसके लिए क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कंप्लेंट फाइल करनी होगी। कौन कंप्लेंट फाइल करेगा? मिस्टर बी करेगा, जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस इसने करा है। समझ आ रहा है? इसने क्या करा, ऑफेंस किया है। ये ऑफेंस किया, ऐसा ऑफेंस किया, ऐसा ऑफेंस किया, जिसकी सजाएं ये सब है। इसके खिलाफ करा है मिस्टर ए ने, मिस्टर बी के खिलाफ किया है। मिस्टर बी क्या करेगा सर, मिस्टर बी कंप्लेन फाइल करेगा। सर जो कंप्लेन फाइल करेगा सर, इसका एक लिमिटेशन पीरियड होगा। होगा कि नहीं होगा सर? क्यों? क्योंकि सर ऑफेंस ऐसे हैं जहाँ पे खाली फाइन है, या तो खर सजा 1 साल तक की है या तो 2 साल तक की है। समझ आ रहा है? अब सर मुझे एक बात बताओ, इन तीनों ऑफेंस के खिलाफ इसको क्या करना है, मिस्टर बी को क्या करना है, क्या करना है, कंप्लेन फाइल करनी है सर। टाइम लिमिट बता दो सर, टाइम लिमिट बता दो सर, क्या होगा बताओ भाई। सर अब यहाँ पे ऐसा हुआ है कि सर इन तीनों ऑफेंस का जो ट्रायल होगा ना, क्योंकि मिस्टर ए ने ये तीनों ऑफेंस एक साथ किए मिस्टर बी के साथ, हो सकता है, एकदम हो सकता है सर। क्लियर है? तीनों ऑफेंस एक साथ किए मिस्टर बी के साथ, और इन सब का ट्रायल एक साथ होना है। इन सब का ट्रायल भी एक साथ होना है सर। तो लिमिटेशन पीरियड क्या होगा सर? लिमिटेशन पीरियड कौन सा लेंगे सर हम? लिमिटेशन पीरियड लेंगे जो सबसे ज्यादा वाला लिमिटेशन होगा, जो सीवियर ऑफेंस होगा ना, जहाँ पे सीवियर पनिशमेंट होगी। सीवियर पनिशमेंट कौन सी है? ये वाली है, ये वाली है या ये वाली सर? ये वाली सीवियर पनिशमेंट है, 2 साल वाली। तो इसके लिए लिमिटेशन पीरियड क्या है सर? ये वाला है, ये वाला सर, ये वाला है मोर देन 1 ईयर बट अप टू 3 ईयर्स। तो 2 ईयर्स वाला है, तो लिमिटेशन पीरियड कितना हो जाएगा सर? 3 ईयर्स। तो फाइलिंग द कंप्लेंट, इस कंप्लेंट को फाइल करने के लिमिटेशन पीरियड कितना? 3 ईयर्स। आ रहा है समझ? तो जिसकी सजा सबसे ज्यादा होगी वो वाला हम लेंगे। देखिए क्या लिखा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन टू ऑफेंसेज विच आर ट्राइड टुगेदर शेल बी डिटरमाइंड। कैसे डिटरमाइन करोगे? विद रेफरेंस टू ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद मोर सीवियर पनिशमेंट, और एज द केस में बी द मोर सीवियर पनिशमेंट। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? क्लियर है? इज पनिशेबल विद द मोर सीवियर पनिशमेंट, और एज द केस में बी द मोर सीवियर पनिशमेंट। नहीं, ये गलत लिखा है कुछ। ये होगा मेरे हिसाब से पनिशेबल विद द मोर सीवियर पनिशमेंट, और एज द केस में बी द मोर सीवियर ऑफेंस होगा एक तरह से। एक जगह ऑफेंस होना चाहिए, एक जगह पनिशमेंट होना चाहिए। क्लियर है? एक जगह पनिशमेंट होगा और एक जगह ऑफेंस होगा। विद रेफरेंस टू द विच इज पनिशेबल विद मोर सीवियर पनिशमेंट, और एज द केस में बी द मोर सीवियर ऑफेंस। तो सीवियर ऑफेंस होगा, ऑब्वियस बात है उसकी पनिशमेंट भी ज्यादा होगी। क्लियर है? आता है समझ? बोलो, क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर? चलिए। For the purpose of computing the period of limitation, the relevant date shall be date of filing of complaint under section 223 or the date of recording of information under section 173। तो भैया कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट करने से का मतलब क्या बोल रहा है? द रेलेवेंट डेट शैल बी द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट। ठीक है, या तो सर डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जिस दिन इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया गया है एज द केस में भी। ठीक है, तो मतलब जिस दिन आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हो उस दिन को हम तारीख को लेंगे कि भैया वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर आ रही है या नहीं आ रही। इस दिन ऑफेंस हुआ, इस दिन ऑफेंस हुआ, तो आपको 6 महीने का टाइम मिला हुआ है। ठीक है, किस लिए? तो फाइल द कंप्लेंट। तो जिस दिन आपने कंप्लेंट फाइल करी इस दिन को हम देखेंगे कि हाँ भाई, इस तारीख को हम देखेंगे, इस तारीख को हम देखेंगे कि भैया ये 6 महीने के अंदर फाइल हुई है कि नहीं हुई है, 1 साल के अंदर हुई है कि नहीं हुई है, 3 साल के अंदर हुई है कि नहीं है। तो इस डेट को हम देखते हैं, ये वाली डेट, और मतलब डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट ये वाली, या तो जिस दिन इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करा है उस दिन को। ठीक है, या तो डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन, या तो जिस दिन आपकी एफआईआर फाइल हो रही है। समझ आ रहा है? सेक्शन 173 एफआईआर, या तो जिस दिन आपने कंप्लेन फाइल करी मजिस्ट्रेट के पास। समझ आ रहा है? डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेन, कंप्लेन कहाँ फाइल होती है? मजिस्ट्रेट के पास। इन्फॉर्मेशन एफआईआर कहाँ लॉन्च होती है? पुलिस ऑफिसर के पास। तो जिस दिन आप कंप्लेन फाइल कर रहे हो या जिस दिन आप एफआईआर लॉन्च करा रहे हो किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड, तो जिस दिन आप कर रहे हो उस डेट को हम देखते हैं, कंसिडर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। उस तारीख को हम देखेंगे। तो किस दिन आपने कराया, किस दिन आपने एफआईआर लॉन्च करवाई, किस दिन आपने कंप्लेंट करी, उसको देखेंगे। हाँ भाई वो 6 महीने के अंदर है, 1 साल के अंदर है, या 3 साल के अंदर है या नहीं है, उस तारीख को हम देखते हैं। समझ आ रही है? क्लियर है? चलिए भाई, कमेंसमेंट ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या बोल रहा है?
अकॉर्डिंग टू सेक्शन, कब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा भाई, देखिए वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 515 द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन रिलेशन टू एन ऑफेंस शैल कमेंस, कब से, ऑन द डेट ऑफ ऑफेंस, जिस दिन ऑफेंस हुआ वहां से, या तो where the commission of offence was not known to the person aggrieved by the offence or to any police officer, the first day on which such offence comes to the knowledge of such person or to the police officer which is earlier. लो भाई अब क्या बोल रहा है, where the commission of offence was not known to the person aggrieved by the offence or to any police officer. दे भाई offence तो हो गया, किसी पर्सन ने offence तो करा, मगर आपको ना पता चला, ना तो भाई पुलिस ऑफिसर को पता चला है. द फर्स्ट डे ऑन विच सच ऑफेंस कम्स टू द नॉलेज ऑफ सच पर्सन और टू पुलिस ऑफिसर विच एवर इज अर्लियर. अब हुआ क्या, हुआ क्या, एक मिस्टर ए थे, ये भैया वेकेशन पे गए थे बाहर, वेकेशंस पे गए थे अपनी फैमिली के साथ, वेकेशंस पे गए थे विथ फैमिली, बाहर गए थे घूमने. वापस जब आते हैं ये, जब ये वापस आते हैं तो देखते हैं भैया इनके घर में, देखते हैं तो भैया खिड़की का कांच टूटा हुआ है, अंदर घर में सब उछल पुछल रखा हुआ है, हाँ सोफा गिरा हुआ है, सामान गिरा हुआ है, हाँ अलमीरा चेक करते हैं तो अलमीरा का लॉकर टूटा हुआ है, देखते हैं अंदर तो जितनी ज्वेलरी थी सब गायब हो गई है. ओ भाई साहब, अब हो सकता है ऐसा कुछ, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता सर, हो सकता है सर. ज्वेलरी चलो छोड़ दो, छोटी मोटी चोरी मान लेते हैं, कोई कोई छोटी मोटी चोरी, फ़ोन गायब है, लैपटॉप गायब है, ऐसा कुछ हुआ हुआ है, समझ आ रहा है. तो मतलब होता क्या है, जब ये वापस आते हैं, जब वापस आते हैं तो भैया क्या होता है, इनको पता चलता है इनके घर में हो गई है चोरी. तो एक बात बताओ, चोरी तो भैया 10 दिन पहले हुई, ये तो 10 दिन पहले वेकेशन पे गए थे, मगर पता इनको चला आज. तो लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा बेटा, कब से स्टार्ट होगा सर, जब से उनको पता चला. आता है समझ, या तो उनको पता चला या तो पुलिस को पता चला, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. अच्छा ऐसा ले लो, ये तो वेकेशन पे गए हुए थे, ये तो बाहर थे, अब इनके घर में कुछ चोरी हुई, पड़ोसी को कुछ आवाज़ आई कि खटर पटर की, पड़ोसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि भैया खटर पटर की कुछ आवाज़ आ रही है बगल वालों के घर से, मगर उनके घर में ताला लगा है, हमको शक है कि कुछ हुआ ना हो, घर में चोरी ना हुई हो. पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, पुलिस ऑफिसर आते हैं घर में, देखते हैं, चेक करते हैं सब कुछ, हाँ जाने के अंदर कोशिश करते हैं, या भाई नेबर के पास क्या पता चाबी हो वहाँ घर की, खोल के देखते हैं तो देखते हैं भाई वहाँ पे चोरी हुई है. तो पता किसको चला, पुलिस ऑफिसर को. हाँ पहले पता चला पुलिस ऑफिसर को, क्या भाई उसको पता है अभी तक, जिसके घर है उसको अभी पता नहीं चला, उसको तो अभी वो तो बाहर है. तो पुलिस ऑफिसर को पता चल गया तो क्या उस दिन से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, यस सर वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. समझ आ रहा है. तो जिस दिन से पता चल रहा है उस ऑफेंस के बारे में, या तो पुलिस ऑफिसर को या तो जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, वहाँ से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा. पुलिस ऑफिसर ऑब्वियस सी बात है, जिसके घर में घुस रहा है पुलिस ऑफिसर, उसको बता के ही घुसेगा, उसको फ़ोन से इंटीमेट करेगा. समझ आ रहा है, क्लियर है. तो वही बोल रहा है, वेयर द कमीशन ऑफ ऑफेंस वाज नॉट नोन, पता नहीं था, टू द पर्सन एग्रीव्ड जो वेकेशन पे गया है, और एनी पुलिस ऑफिसर, द फर्स्ट डे, जिस दिन उनको पता चला उस दिन से क्या हो जाएगा, लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा. आता है समझ, आगे आइए. वेयर इट इज नॉट नोन बाय whom द ऑफेंस वाज कमिटेड, अब ये नहीं पता है कि ऑफेंस करा किसने, ऑफेंस तो हुआ है मगर ये नहीं पता करा किसने है. तो भाई कंप्लेन किसके नाम पे करोगे. द फर्स्ट डे ऑन विच द आइडेंटिटी ऑफ द ऑफेंडर इज नोन टू द पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑफेंस और टू द पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशंस इनटू द ऑफेंस विच एवर इज अर्लियर. लो भाई अब यहाँ से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है. समझ आ रहा है. अब आपको ऑफेंस तो हुआ मगर आपको यही नहीं पता करा किसने, ना आपको पता ना पुलिस ऑफिसर को पता. दोनों में से आपको या पुलिस ऑफिसर में से जो इन्वेस्टिगेशन करा, जिसको जिस दिन जल्दी पता चल गया, जिसको जिस दिन पता चल गया उस दिन से आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट. आ रहा है समझ, केस फाइल करने का. पता है समझ, सिंपल है. तो कमेंसमेंट में समझ आ रहा है, जिस दिन से ऑफेंस हुआ, ऑफेंस हुआ आपको पता है सब कुछ के बारे में, तो वहां से, या तो भैया ऑफेंस तो हो गया मगर आपको पता चला ही नहीं, दूसरी चीज़, ना आपको पता चला ना पुलिस को पता चला, तो जिस दिन पता चलेगा वहाँ से. तीसरा चीज़, ऑफेंस हुआ आपको पता है मगर किसने किया ये नहीं पता है, तो उस केस में जिस दिन से पता चलेगा कि किसने करा है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर है, सिंपल तीनों. आइए, इन कंप्यूटिंग द सेट पीरियड द डे फॉर फ्रॉम विच द सच पीरियड इज टू बी कंप्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड. ठीक है, क्या बोल रहा है, इन कंप्यूटिंग द सेट पीरियड द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी कंप्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड. जिस दिन आपको पता चला या जिस दिन ऑफेंस हुआ है, जिस दिन ऑफेंस हुआ है, आज चोरी हुई है तो आज का दिन काउंट नहीं होगा, अगले दिन से काउंट होगा. लिमिटेशन पीरियड नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा.
आज आपको पता चला कि ऑफेंस किसने करा था, आपको पर्सन के बारे में पता चल गया, तो वो दिन स्टार्ट नहीं होगा, अगले दिन से स्टार्ट होगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? तो वो वाला डे इंक्लूड नहीं होता, नेक्स्ट डे से लिमिटेशन पीरियड विल स्टार्ट। सिंपल है, मुश्किल तो नहीं है भाई साहब। तो बेटा इजी, चलिए आगे आ जाओ। एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन, अब कुछ कुछ ऐसे केसेस है जहां पे टाइम एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है, इंक्लूड नहीं होता, मतलब लिमिटेशन पीरियड में इन टाइम्स को इंक्लूड नहीं करा जाता है। सेक्शन 516 प्रोवाइड प्रोविजन फॉर द एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेस, दीज आर एज अंडर। लो भाई, मतलब लिमिटेशन पीरियड 6 महीने का है, 1 साल का, 3 साल का, उसमें कुछ टाइम पीरियड इंक्लूड नहीं होगा, मतलब आपको एक्सटेंशन एक तरह से मिल जाएगी। अदर वर्ड्स में बोले तो एक्सटेंशन मिल जाएगी इतने टाइम पीरियड की। क्या बोल रहा है? द पीरियड ड्यूरिंग विच अनदर प्रोसिक्यूशन was diligently prosecuted, मतलब the prosecution should relate to the same facts and is prosecuted in good faith। लो भाई, the period during which another prosecution was diligently prosecuted, मतलब दूसरा केस ऑलरेडी उसके वो सामने उस बंदे के खिलाफ मतलब चल रहा है, एक तरह से देखा जाए। अब भाई दूसरा केस चल रहा है तो भैया हम भैया वाले केस का तो कुछ इंक्लूड करेंगे नहीं। द पीरियड ड्यूरिंग विच अनदर प्रोसिक्यूशन वाज diligently prosecuted, the prosecution should relate to the same facts and prosecuted in good faith। ठीक है, अगर कोई दूसरा केस से रिलेटेड आपने केस करा है तो भाई वो टाइम पीरियड जिसमें आपने दूसरा कोई केस करा उसके खिलाफ, सामने वाले पर्सन के खिलाफ, तो वो टाइम इंक्लूड नहीं होगा। द पीरियड ऑफ द कंटिन्यूंस ऑफ द स्टे ऑर्डर और इंजंक्शन ग्रांटेड अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, भैया सामने वाले ने स्टे ले लिया है, सामने वाले ने ऑफेंस करा मगर क्या कर लिया, इंजंक्शन ले लिया है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो जितना टाइम पीरियड के इंजंक्शन लिया है, मतलब इंजंक्शन का मतलब क्या है, आप उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते, उसने स्टे लिया हुआ है। समझ आ रहा है? ऑफेंस किया है उसने, आपकी नज़रों में ऑफेंस किया, मगर कोर्ट से उसने क्या ले लिया, स्टे ले लिया, 3 महीने का स्टे ले लिया, मतलब 3 महीने तो का तो आप उसके खिलाफ केस फाइल कर ही नहीं सकते हो, नहीं कर सकते ना सर, तो सर वो 3 महीना का इंक्लूड होगा लिमिटेशन पीरियड में? आंसर इज नो, वही बोल रहा है। समझ आ रहा है? जिस दिन से ग्रांट हुआ है और जब तक विड्रॉ नहीं हो जाता वो इंजंक्शन, तब तक का लिमिटेशन पीरियड विड्रॉ वो हो जाएगा, स्टे हो जाएगा। फिर द नोटिस ऑफ प्रोसिक्यूशन हैज बीन गिवन, द पीरियड ऑफ नोटिस, तो भाई जो जितना भी पीरियड ऑफ नोटिस होगा फॉर द प्रोसिक्यूशन वो भी आपका इंक्लूड नहीं होगा। फिर द प्रीवियस सैंक्शन और कंसेंट ऑफ फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन इज नेसेसरी, द पीरियड रिक्वायर्ड फॉर obtaining such consent or sanction including the date of application for obtaining the sanction and date of receipt of order। लो भाई ये सब इंक्लूड नहीं होगा, कौन सा? where previous sanction or consent for the institution of prosecution is necessary। लो भाई अगर आपको किसी की परमिशन लेनी है, where the previous permission or consent for the institution of prosecution, अच्छा भाई केस फाइल करना है मगर केस फाइल करने से पहले आपको किसी चीज की परमिशन लेनी है, तो भैया एप्लीकेशन फाइल करोगे फॉर टेकिंग द परमिशन एंड ऑल। अगर आपको कंप्लेन फाइल करनी है और उसमें ये लिखा कि आपको कंप्लेन फाइल करने के पहले परमिशन लेनी है, ठीक है, किसी की क्या करनी है, परमिशन लेनी है, तो सर उस केस में जितना टाइम लग गया, गेट द परमिशन, आपने एप्लीकेशन फाइल करी, फिर परमिशन आई, फिर उसके बाद आप कंप्लेन फाइल करोगे, जितना टाइम भी लग गया ये सब चीज़ों में, टेकिंग द परमिशन एंड ऑल, ये सब इंक्लूड नहीं होगा। देखिए लिखा है वे प्रीवियस सैंक्शन, प्रीवियस परमिशन और कंसेंट फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन इज नेसेसरी, द पीरियड रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग सच कंसेंट और सैंक्शन इंक्लूडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन एप्लीकेशन हमने फाइल करी है, ऑफ टेकिंग द परमिशन फॉर obtaining a sanction and the date of receipt of the order। ठीक है, हो सकता है क्या पता कोई अथॉरिटी हो, हाँ, आपको पहले उससे क्या लेना हो, पहले परमिशन लेना हो, अप्रूवल लेना हो, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। द आंसर इज यस। क्लियर है? नेक्स्ट, द पीरियड ड्यूरिंग विच द ऑफेंडर इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम द टेरिटरी आउटसाइड द इंडिया अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। लो भाई अब जितने टाइम के लिए भैया ऑफेंस करा, भाग गया भारत छोड़ के, तो जितने टाइम के लिए वो बाहर था उतना टाइम भी एक्सक्लूड हो जाएगा फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट एंड ऑल। एंड पीरियड व्हेन द ऑफेंडर इज एक्सपाउंडिंग और कंसीलिंग, और भैया बंदा ऑफेंस करके भाग गया है, फरार हो गया, ठीक है, छुप गया, सर वो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा आपका, एक्सक्लूड हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये आपका कुछ के पॉइंट दिए हुए हैं, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि व्हाट आर द वेरियस केसेस इन विच द टाइम पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड फॉर कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो आपको ये 6 पॉइंट इसके अंदर लिखने हैं, और लास्ट एक चीज लिखी है, इफ लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्स ऑन अ डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज, जिस दिन कोर्ट बंद था उसी दिन आपका लास्ट डे था लिमिटेशन पीरियड का,
तो कॉग्निजेंस कैन बी टेकन ऑन द डे द कोर्ट रीओपन। तो जिस दिन कोर्ट खुलेगा उस दिन कॉग्निजेंस लिया जा सकता। समझ आ रहा है? क्लियर? अब आपका लास्ट डे ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन था, लास्ट डे, उस दिन कोर्ट बंद था सर, अगला दिन मेरा आखिरी दिन। आ रहा है समझ? क्लियर है? बोलिए भाई, क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर है? ठीक है। आइए एक और चीज यहाँ पे एक और लिखा है, देखिए, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। क्या लिखा है? एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। द कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लो भाई, लिमिटेशन पीरियड आपका खत्म हो गया, उसके बाद भी कोर्ट क्या कर सकता है? कंसिडर कर सकता है मैटर को, ले सकता है केस। कब? if the court is satisfied that the delay is properly explained, अगर कोर्ट को अपने डिले को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है तो, या तो कोर्ट को ऐसा लगता है इट इज नेसेसरी टू डू इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, अगर कोर्ट को लगता है कि भैया न्याय के लिए क्या करना पड़ेगा, केस को लेना पड़ेगा, भले ही पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो गया तो कोर्ट इसमें भी ले लेगा। आता है समझ? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, एक और टॉपिक आपका, छोटा सा टॉपिक, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस। ठीक है? ठीक है, इसके बाद हम लोग अपनी क्लास ओवर करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में वो हमारी लास्ट क्लास रहेगी, कौन सी? फेल की। ठीक है, चलिए, कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस क्या होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस? कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस मतलब कोई अपराध जो है वो चलता जा रहा है। मतलब देखो, दो तरह के ऑफेंस हो गए। एक होता है कंप्लीट ऑफेंस, मैंने चाकू लिया, सामने वाले का मर्डर किया, चाकू डाला और लेके फरार। मैंने जो एक्ट किया है वो एक्ट ऑफ क्या है? मर्डर है। और वो एक्ट कैसे कंप्लीट हो गया? जैसे ही मैंने किसी को चाकू मारा, वो मर गया, खत्म हो गया, एक्ट कंप्लीटेड। समझ आ रहा है? एक्ट इज कंप्लीटेड। आ रहा है समझ? बोलिए भाई, चोरी, चोरी, किसी के घर गया, चुपचाप गया, वहां से लैपटॉप वैपटॉप जो भी है, ज्वेलरी व्वेलरी उठाई, चुपचाप लेके वहां से फरार, एक्ट इज कंप्लीटेड, ऑफेंस इज कंप्लीटेड, द थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई। आ रहा है समझ? इसको बोलते हैं कंप्लीट ऑफेंस, ये कंप्लीट हो गया। मगर कोई कोई चीजें ऐसी होती हैं जहां पे ऑफेंस क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी में रहता है। ऑफेंस कैसा रहता है? कॉन्टिन्यूटी में रहता है, ऑफेंस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब एक बात बताओ, अब कंफ्यूजन ये आती है कि देखो भाई, अगर ऑफेंस कंप्लीट हो गया है तब तो लिमिटेशन पीरियड कंप्यूट करना आसान है। जिस दिन ऑफेंस कंप्लीट हुआ, ऑफेंस कंप्लीट हो गया, ऑफेंस हो गया, वहां से हम पीरियड लिमिटेशन अपना कंप्यूट कर सकते हैं, यहाँ से पीरियड लिमिटेशन स्टार्ट हो गया। मगर सर अगर कोई कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, जो ऑफेंस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ऑफेंस, अभी तक खत्म नहीं हुआ, जब ऑफेंस खत्म ही नहीं हुआ तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या? तो यहाँ पे ये बोलता है कि कंटिन्यूइंग अगर ऑफेंस कोई है, तो ऑफेंस चलता जा रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो सर उस केस में हर एक दिन के बाद आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस का होता है वो होता है एब्डक्शन। एब्डक्शन, एब्डक्शन, ठीक है? किडनैपिंग और एब्डक्शन में डिफरेंट है, किडनैपिंग नहीं होगी, ठीक है? यहाँ पे एग्जांपल भी दिया और देखिए एग्जांपल में आपका किडनैप लिखा है, किडनैप नहीं, इसको चेंज करो, चेंज करो पहले यहाँ पे आप, किडनैपिंग नहीं, किडनैपिंग एक कंप्लीट ऑफेंस होता है, यहाँ पे आप इसको चेंज करिए पहले आप, किडनैप को हटाओ, यहाँ पे लिखो एब्डक्शन, ए एब्डक्ट भी एक ऑफेंस होता है। एब्डक्शन, एब्डक्शन क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। ए एब्डक्ट भी, ठीक है? पहले मैं एक बार ऊपर रीड कर लेता हूँ, फिर एग्जांपल में आता हूँ, ठीक है? कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस कैसा होगा आपको बताता हूँ, ठीक? देखो, कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस इन्वॉल्व्स एन ऑफेंस कमिटेड ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, जो कि चलता रहता है लंबे टाइम तक, ठीक है? खत्म नहीं होता। मर्डर तो भैया चाकू मारा, एक्ट किया, सामने मर गया, खत्म। समझ आ रहा है? खत्म, कंप्लीट हो गया ऑफेंस। कॉन्टिन्यू ऑफेंस है जो कि एक टाइम पीरियड तक के लिए चलता रहेगा। ऑल्दो इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड इन दिस संहिता, बताया तो है नहीं भैया होता क्या है। इट्स स्कोप हैज बीन मेड क्लियर बाय वेरियस जजमेंट, मगर कोर्ट की जजमेंट से हम भैया पता लगा लेते इसका मतलब क्या है। कॉन्टिन्यू ऑफेंस इज अ टाइप ऑफ ऑफेंस दैट कॉन्टिन्यूज अगेन एंड अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो चलता रहता है, खत्म नहीं माना जाता उसको। To prove its charge, one needs to prove that the offense is started from the time of commission and continued till the person gets their liberty restored। मतलब यहाँ पे क्या है, इसको हम कैसे प्रूव करते हैं कि भैया इस दिन से ये ऑफेंस स्टार्ट हुआ था, इस दिन से ऑफेंस स्टार्ट हुआ था, और ये खत्म कब हुआ है? जब ये ऑफेंस तब खत्म हुआ है जब जिसके साथ ऑफेंस हुआ था उसकी लिबर्टी उसकी रिस्टोर हो गई। मतलब उसको अगर हमने एक तरह से कन्फाइन करके रख लिया था और उसको जब तक उसकी लिबर्टी नहीं मिली तब तक वो ऑफेंस चलता रहा। जैसे एग्जांपल में देता हूँ, ध्यान से सुनना आप।
ठीक है, एग्जाम्पल सुनो क्या हो रहा है। मिस्टर ए ने मिस्टर ए ने क्या, एक बात पहले आपको बताऊं, किडनैपिंग और अबडक्शन में थोड़ा डिफरेंस होता है। देखो किडनैपिंग का क्या है, पहले सुन लो। किडनैपिंग क्या है, किडनैपिंग आप कोई भी बोलेगा, आप बोल देना उसको, किडनैपिंग इज अ कंप्लीट ऑफेंस। किडनैपिंग को हम कंप्लीटेड ऑफेंस बोलते हैं। किडनैपिंग नहीं होती कंप्लीट, किडनैपिंग इज नॉट अ कंटिन्यू ऑफेंस, ध्यान से सुनना। किडनैपिंग देखो जो मेजरली होती है, किडनैपिंग जो होती है, आप सेक्शन में पढ़ोगे भी ना, लिखा है, पढ़ लेना बीएनएस में, पढ़ लेना। किडनैपिंग जो होती है वो बेसिकली जो होती है वो माइनर चाइल्ड्स की होती है, बच्चों की होती है। ठीक है, जिसकी उम्र आपका, जो माइनर्स होते हैं, समझ आता है, उनकी बेसिकली किडनैपिंग होती है। जो 18 साल से आपके कम होते हैं, उनकी किडनैपिंग होती है, बच्चों चोट की। किडनैपिंग का मतलब क्या होता है, किडनैपिंग देखो दो तरह की होती है। किडनैपिंग का मतलब हो रहा है आप बच्चे को अगर माँ बाप से जैसे ही अलग कर दिए, को भी किडनैपिंग बोलते हैं। एक ये किडनैपिंग का केस है। और एक किडनैपिंग होती है जैसे ही आपने बच्चे को इंडिया के बॉर्डर से बाहर भेज दिया, एक ये किडनैपिंग होती है। किडनैपिंग की भी कैटेगरी है। तो मतलब मैं फर्स्ट वाला लेके चल रहा हूँ। किडनैपिंग का मतलब क्या है, जैसे ही आपने पेरेंट से बच्चे को जुदा करा, अलग करा, हम मान लेंगे किडनैपिंग हैज बीन कमिटेड, हो गई। समझ आ रहा है, किडनैपिंग हो गई। हाँ, आप अब घर में क्या था, बच्चा और माँ बाप लोग थे। ठीक है, आप चुपचाप से घर में घुसते हो, देखते हो भैया पेरेंट्स किचन में है, जो भी है भैया, हस्बैंड गया है ऑफिस, तो मदर है वो किचन में बिजी है, बच्चा खेल रहा है। आपने चुपचाप बच्चे को उठाया और लेके आप फरार हो गए। जैसे ही आप बच्चे को उठा के घर से बाहर होते हो, वैसे ही द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग हैज बीन कमिटेड, कंप्लीट हो गया, ऑफेंस हो गया किडनैपिंग का। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, दूसरा आते हैं एबडक्शन में, जो मैंने यहाँ पे आपको चेंज करा है। एबडक्शन एक, ये कंप्लीट ऑफेंस हो गया किडनैपिंग। एबडक्शन जो होता है ये कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस होता है। एबडक्शन क्या होता है, एबडक्शन किसी भी एज के पर्सन का हो सकता है, किसी भी एज के पर्सन होता है। और एबडक्शन में आप क्या करते हो, एबडक्शन में आप एक फोर्स यूज करते हो, आप एक प्रेशर यूज कर सकते हो। क्या पता आपने छीना झपटी करी हो, क्या पता आप डंडा लेके गए हो, पेरेंट्स को आपने डंडा मारा, ठीक है, और उसके बच्चे को उठा के ले गए। अब बच्चा का ऐसा नहीं कि बच्चे की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा चाहे बड़ा हो 18 साल से, उसका भी अबडक्शन हो सकता है, बड़े लोगों के भी अबडक्शन होता है, बहुत सी बड़ी बड़ी लड़कियों का भी अबडक्शन होता है। समझ होता आती है समझ। और इसे अबडक्शन करने के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, मोटिव होता है। अबडक्शन कैसे हो सकता है, देखो, एक तो हो गया बाय यूजिंग द फोर्स, एक हो सकता है बाय यूजिंग द डिसीटफुल मीन्स। डिसीटफुल मीन्स भैया, जैसे एग्जांपल के तौर पे सुनो, मिस्टर एक है, ठीक है, मिस्टर ए जाता है एक लड़की के पास। आप देखो भैया, दो प्यार वाले हैं, एक ए है, एक, ध्यान से सुनो, एक बार एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा आपको समझ आ जाएगा। अबडक्शन का एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल लो। एग्जांपल लेते हैं, एक रमेश है और एक सलोनी है। एक रमेश है और एक सलोनी है, दोनों भैया प्यार मोहब्बत करते हैं बहुत ज्यादा। दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत करते हैं। बट भाई, सलोनी के घर वाले नहीं मानते हैं कि रमेश से सलोनी की शादी करवाई जाए। समझ आती है, सलोनी के घर वाले नहीं मानते कि रही रमेश से, उन बोलते हैं कि लड़का खराब है, ये है, हमारे खानदान का नहीं है, हाँ, हमारे भैया जो भी है एंड ऑल, ठीक है, भैया हमारे से, हमसे नहीं बनेगा, हमारे रिलेटिव्स पता नहीं क्या सोचेंगे, ठीक है, इसका रिलीजन कास्ट कुछ अलग है, हमारी अलग है, नहीं मानते एक तरह से। चलो ठीक है, अब होता क्या है, एक दोस्त है राज, ठीक है, वो इन दोनों का कॉमन फ्रेंड है। ठीक है, अब होता क्या है, सलोनी की शादी तय हो जाती है। ध्यान से सुनना, सलोनी की शादी तय हो जाती है और शादी की तारीख नज़दीक आती है। अब भाई सलोनी परेशान कि भैया मुझे तो रमेश से शादी करनी है। ठीक है, राज क्या करता है, सलोनी के घर पहुंचता है, ये कॉमन फ्रेंड है। राज सलोनी के घर पहुंचता है और सलोनी को बोलता है कि एक बात सुनो, तुम्हारी बहुत जल्दी शादी होने वाली है, मगर अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी मैं शादी रमेश से करा दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं कल आऊँगा, इतने इतने बजे तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा और तुम दोनों की भगवा के भाग के शादी करवा देंगे। समझ आ रहा है, इसको बहुत से वादे करा, बहुत से बताया कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे और मैं शादी करवा दूंगा। समझ आता है। अगले दिन राज पहुंचता है, सलोनी को अपनी, जैसा प्लान था वैसे सलोनी को बुलाता है, अपनी गाड़ी में बैठाता है और लेके चला जाता है। कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है, क्या प्रॉमिस करके लेके जा रहा है कि मैं तुम्हारी किससे शादी कराऊंगा, रमेश से शादी कराऊंगा। मगर सर ये सलोनी को लेके फरार हो जाता है। हाँ,
एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह। ठीक है, समझ आ रहा है? इसलिए झूठा वादा कौन सा किया कि मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा, डिसीटफुल मीन्स डिसीव किया, झूठे प्रोमिसेस किया, वो फील कराया जो कि सच नहीं है, बल्कि इसकी इंटेंशन कुछ और गलत थी। क्या इसकी इंटेंशन हो सकती है? इसकी इंटेंशन क्या पता ऐसी हो कि इस लड़की को बाहर भेज दिया जाए, इस लड़की को अलग अलग ब्रॉथल्स में बेच दिया जाए, हाँ, इस लड़की से भीख मंगवाई जाए। तो पर्पस होता है अबडक्शन का। समझ आ रहा है? क्लियर है? समझ आ रहा है? तो इसमें क्या हो रहा है, एक लड़की को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह, ये ऑफेंस कंटिन्यू हो, दिस इज अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ये ऑफेंस कंटिन्यू हो रहा है, ये ऑफेंस चलता जा रहा है। ये ऑफेंस तब तक चलता जाएगा जब तक वो लड़की की लिबर्टी उसको नहीं मिल जाती, जब तक लड़की वो अपने घर वापस। समझ आ रहा है? तो बोलते हैं एबडक्शन, दिस इज एबडक्शन। यहाँ पे कोई फोर्स का यूज होना, कोई प्रेशर का यूज होना, कोई डिसीटफुल मींस का यूज होना फॉर सम पर्पस। समझ आ रहा है? इसको अबडक्शन बोलते हैं, ये कंटिन्यू चलता है। बट किडनैपिंग जो होती है वो तुरंत कंप्लीट हो जाती है, कब? जैसे ही बच्चे को माँ बाप से अलग किया गया, या तो बच्चे को इंडिया के बॉर्डर से बाहर भेज दिया गया। समझ आ रही है? क्लियर है? किडनैपिंग एंड अबडक्शन इज अ डिफरेंट, अलग अलग ऑफेंस है, अलग अलग ऑफेंस डिफाइंड है बीएनएस के अंदर, चेक कर लीजिए। क्लियर है? आता है समझ? क्लियर है? तो आइए देखिए क्या लिखा है। ए abducts बी ऑन 1 दिसंबर एंड डिमांड्स मनी फ्रॉम बीज रिलेटिव्स, रैंसम मनी, ठीक है, रैंसम जो मांगते हैं, ठीक है, फिरौती। ए कमिटेड अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस एज लॉन्ग एज ए इज इन द पोजेशन ऑफ बी। लो भाई, हाँ, ए कमिटेड कंटिन्यूइंग ऑफेंस एज लॉन्ग एज जब तक ए इज इन पोजेशन ऑफ बी। ए इज इन पोजेशन थोड़ी होगा, ए ने कमिट करा है कंटिन्यूइंग ऑफेंस एज लॉन्ग एज बी इज इन पोजेशन ऑफ ए ना, एज लॉन्ग एज बी, इसको चेंज करिए जरा, तब तक बी इज इन पोजेशन ऑफ ए। चेंज कर लीजिएगा जल्दा, हल्का सा। ए कमिटेड अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस एज लॉन्ग एज बी इज इन, क्योंकि बी का अबडक्शन हुआ है ना। क्लियर है? द ऑफेंस विल बी ओवर एज सून एज बी इज रेस्क्यूड फ्रॉम ए। जैसे उसको लिबर्टी मिल जाएगी वैसे ऑफेंस कंप्लीट, अगर तब तक रहेगा जब तक उसके पोजेशन में आता है। समझ? क्लियर है? चलिए, पीरियड ऑफ लिमिटेशन भैया कैसा रहेगा? says that in case of a continuing offense, a fresh period of limitation begins to run every moment of the time during which the offense continue। तब तक ऑफेंस चलता रहेगा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन डेली बेसिस में चेंज होता रहेगा, बस ऑफेंस तो कंप्लीट आ रहा है। समझ? चलिए, कुछ डिसाइडेड केसेस हैं। इन उदय शंकर अवस्थी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट एक्सप्रेशन कंटिन्यूइंग ऑफेंस हैज नॉट बीन डिफाइंड इन सीआरपीसी। सीआरपीसी क्यों लिखा है सर? क्योंकि सर 2013 का मैटर है। समझ आ रहा है? तभी लिखा है, because it is one of the those expression which does not have the fixed connotation। इसको एक तरह से हम नहीं बता सकते, इसका एक एक मीनिंग नहीं है, तभी बोल रहा है कि इसका कोई फिक्स connotation नहीं है। and therefore the formula of universal application cannot be formulated in this respect। in Gokak Patel Polkar Limited versus Sundaya Kurushidya Hiram Hiramat, the Supreme Court held that the question whether a particular offense is a continuing offense or not किस पर डिपेंड करेगा? therefore necessarily depend upon the language of the statute। किस पे डिपेंड करेगा? statute, लॉ की लैंग्वेज पे, which creates that offense, the nature of offense। अच्छा भाई, उस लॉ की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा, इस लॉ के अंदर, इस लॉ के अंदर उस ऑफेंस के बारे में लिखा हुआ है। which creates that offense, ऐसा लॉ जो ऑफेंस को क्रिएट करता है, the nature of the offense and the purpose intended to be achieved by constituting a particular act as an offense। तो भैया, जिस कानून के अंदर उस पर्टिकुलर ऑफेंस को के बारे में डिफाइंड है, उसी लॉ की लैंग्वेज को पढ़ के पता चलेगा कि भैया वो ऑफेंस का नेचर कंटिन्यूइंग है या नहीं। कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में बोला। आई होप आपको कंटिन्यूइंग ऑफेंस समझ आ गया होगा और एग्जांपल समझ आ गया। किडनैपिंग इज नॉट द कंटिन्यूइंग ऑफेंस, अबडक्शन इज अ कंटिन्यूइंग, किडनैपिंग एक कंप्लीट ऑफेंस। क्लियर है? तो मैंने एग्जांपल दिया है, कोई अगर बोलेगा तो उसको एग्जांपल दे देना मेरा, ठीक है? क्लियर है? आता है समझ? ठीक है, तो चलिए भाई, आज की क्लास को ओवर करते हैं। लास्ट क्लास हमारी इस चैप्टर की बची है और उसमें हम लोग लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, वो करेंगे कौन सी? बेल की टॉपिक करेंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा यहाँ पे ओवर। ठीक है? क्लियर है? चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।